friends, so guys, welcome to our YouTube channel West Medical Classes. So fans, in this video we will discuss about काइफोसिस. तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि काइफोसिस होता क्या है. गाइस, बेसिकली जो हमारी स्पाइन होती है उसमें नॉर्मली एक कर्व होता है थोरेसिस स्पाइन में, दैट इज काइफोसिस. लेकिन जब वो कर्व आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, पीछे से वो बैकवर्डली मीन्स बहुत ज़्यादा कॉन्वेक्स हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम बेसिकली डिसीज़ की तरह देखते हैं, दैट इज कॉल्ड काइफोटिक डिसीज या फिर काइफोसिस भी हम उसको कहते हैं. बट नॉर्मल में अगर हम देखें तो तब भी आपका ये कर्व काइफोसिस ही होता है. लेकिन जब ये कर्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब हम इसको काइफोसिस कहते हैं, और इसके कुछ अलग नाम भी हैं जैसे कि हंचबैक और राउंड बैक. तो ये आपका होता है बेसिकली. अब इसके दो टाइप होते हैं बेसिकली, एक होता है आपका राउंड और एक होता है आपका एंगुलर. तो इसको समझते हैं कि राउंड का क्या मतलब है. राउंड से यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि जो आपका काइफोसिस है ना, वो बिल्कुल इस तरीके से है, जो कर्व है वो ऐसे करके आ रहा है. लेकिन एंगुलर में क्या हो रहा है कि जो काइफोसिस है वो कुछ ऐसे करके जा रहा है, उसमें एंगल बनना है इस तरीके से, यहाँ पर एक तरीके से जैसे गिब्बस डिफॉर्मिटी बन रही है. तो इसमें तो पूरा राउंड है और इसमें एक एंगल बनना है. अब इसको समझते हैं. देखिए, राउंड वाले में क्या होता है कि मल्टीपल वर्टिब्रा इन्वॉल्व है. इसमें जो काइफोसिस हो रहा है इसमें सारी की सारी वर्टिब्रा का इन्वॉल्वमेंट है इस काइफोसिस को कराने में. लेकिन इस वाले में क्या होता है कि इसमें आपका सिर्फ एक ही वर्टिब्रा का इन्वॉल्वमेंट होता है. ये जो आपका एंगुलर वाला है, ये वाला है राउंड और ये है आपका एंगुलर. तो इसमें सिर्फ एक ही वर्टिब्रा का इन्वॉल्वमेंट होता है, सिंगल वर्टिब्रा का. इसमें तो ये आपकी सारी वर्टिब्रा पार्टिसिपेट कर रही है इस काइफोसिस को कराने में, लेकिन इसमें सिर्फ आपकी एक ही सिंगल वर्टिब्रा का इन्वॉल्वमेंट होता है. इसमें क्या होता है, जेंटल बैकवर्ड आपका कर्व बनता है, एक जेंटल तरीके से, एक प्रॉपर एक बैकवर्ड कर्व बनना है इसमें. तो ये किस किस कंडीशन में हो सकता है, ये आपका एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में हो सकता है. सेनाइल मीन्स जो ओल्ड स्टेज में काइफोसिस होता है उसमें ये वाला होता है. आपका पोस्टर काइफोसिस भी राउंड वाला ही होता है. लेकिन अब हम बात करते हैं थोड़ा सा एंगुलर वाले की. तो इसमें देखिए, शार्प बैकवर्ड स्पाइनस प्रोसेस, ये एकदम इस तरीके से शार्प हो रहा है, ऐसे ऐसे करके शार्प हो रहा है, जैसे कि नक्कल होता है. नक्कल काइफोसिस जो होता है ये वाला, जैसे कि अभी ये वाला जो पार्ट देख लो ना आप, इसको नकल कहते हैं. तो ऐसी तरीके से आपकी स्पाइन में डिफॉर्मिटी बन जाती है. ठीक है, तो उसमें आपका आगे चल के और ज़्यादा अगर वो डिफॉर्मिटी बढ़ती है तो उसको हम गिब्बस डिफॉर्मिटी कहते हैं. और बेसिकली ये जो कंडीशन है ये आपकी टीबी के केस में देखने को मिल सकती है, ट्रॉमेटिक केस में देखने को मिल सकती है. सो इस तरीके से हमारे टाइप कंप्लीट हुए यहाँ पर. अब हम बात करते हैं कॉजेज़ की, कि काइफोसिस होता क्यों है और इसके क्या क्या कॉजेज़ होते हैं. तो इसके लगभग 10 to 11 कॉजेज़ हैं. तो इसको डिस्कस करते हैं. देखिए अच्छे से. तो सबसे पहला जो कॉज है इसका वो होता है गाइस पोस्चरल. जैसे कोई बंदा है, अगर वो सिटिंग में बैठा है, स्टैंडिंग में बैठा है, अपनी स्टैंडिंग में है, और उसकी जो बैक है ना, वो बैक को बैंड करके रहता है. अगर खड़ा है, बैठा है, लेकिन उसकी जो बैक है वो बैंड रहती है, तो उस बंदे को काइफोसिस होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है. सेनाइल काइफोसिस पोस्चरल होता है. टॉल बंदों में मीन जो बंदे लंबे होते हैं ना, उनमें ज़्यादा ये होता है. ट्रीटमेंट जो होता है इसका फिजियोथेरेपी होता है, फिजियोथेरेपी से बंदा ठीक हो जाता है. इसमें क्या दूसरा है आपका कंपनसेटरी में क्या होता है, मान लीजिए लॉर्डोसिस हुआ है किसी को, प्रॉब्लम लॉर्डोटिक रीजन में है, उसका लॉर्डोसिस कर्व बढ़ गया, लेकिन उसको कंपनसेट करने के लिए आपका काइफोसिस हो जाता है. एडोलसेंट काइफोसिस क्या होता है, देखिए आपकी बचपन में एक डिसीज़ होती है दैट इज कॉल्ड श्योरमैन्स डिसीज़. इसमें क्या होता है कि जो वर्टिब्रा है ना, उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होती. मान लीजिए एक वर्टिब्रा ऐसी बनी है तो दूसरी वर्टिब्रा थोड़ी सी कुछ अलग डायरेक्शन से बन जाएगी. मतलब एक प्रॉपर एक जो ग्रोथ होती है ना वर्टिब्रास की, वो नहीं हो पाती ड्यू टू ऑस्टियोकॉन्ड्राइटिस की वजह से. तो इसमें क्या होता है कि वो मतलब उसको इस तरीके से वो प्रॉब्लम में रहेगा, उसको एडोलसेंट काइफोसिस कहते हैं बेसिकली. तो इसमें क्या होता है कि आपका स्टार्टिंग में उसको डल पेन होता है और बाद में डिफॉर्मिटी बढ़ती जाती है, तो उसको सर्जरी करानी पड़ जाती है. एक कारण होता है आपका काइफोसिस का एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी होता है. कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन ऑफ द वर्टिब्रा, जन्म से ही उसकी वर्टिब्रा ठीक नहीं बनी है. न्यूट्रिशनल काइफोसिस, अगर कोई बंदा प्रॉपर न्यूट्रिशन लेगा, उसको कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो उसको भी काइफोसिस हो सकता है. आपका विटामिन डी डेफिशिएंसी है किसी बच्चे को, तो उसको भी हो सकता है. आपका पोस्ट ट्रोमेटिक, कई बार चोट वगैरह लग जाती है, आपका फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है स्पाइन का, तो उसमें भी आपका काइफोसिस होता है. कई बार उसमें वेज कंप्रेशन डिफॉर्मिटी बन जाती है. ओस्टियोपोरोसिस में भी आपका ये देखा जाता है. मल्टीपल माइलोमा, आपका ट्यूमर वगैरह है स्पाइन में, कैंसर वगैरह हो रखा है,
तो उसमें भी ये देखने को मिलता है आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ स्पाइन। अगर आपकी स्पाइन में ऑस्टियोआर्थराइटिस भी है तो भी आपका काइफोसिस हो सकता है। अब हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ काइफोसिस की, कि काइफोसिस होने की वजह से क्या क्या चेंजेस आते हैं। पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ काइफोसिस, तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहला जो सिम्टम है या चेंजेस है वो आएगा आपका पेन होगा बंदे को, स्टिफनेस ऑफ द बैक, उसकी बैक स्टिफ होने लगेगी, डिफॉर्मिटी बनने लगेगी उसकी बैक में, उसको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि काइफोसिक जो रीजन है वो आपका मेन जो पार्ट है वहाँ पर आपके लंग्स वगैरह होते हैं, तो चेस्ट में दिक्कत बनेगी आपकी। अगर आप किसी पर्सन को काइफोटिक है तो लिमिटेड फिजिकल फंक्शन, उसके जो फंक्शंस है ना वो सारे के सारे लिमिटेड हो जाएंगे, जैसे कि वो सही से चल नहीं पाएगा, किसी चेयर से उठ नहीं पाएगा, नमनेस हो जाएगी उसके लोअर लिम्ब में, उसको एसिड पेप्टिक डिसीज हो सकती है, क्योंकि उसका एक तरीके से सीना आगे की तरफ झुका रहेगा, तो जो अंदर आपका स्टमक वगैरह है वो पेप्टिक अल्सर डिसीज़ में जा सकता है, वहाँ पर HCl वगैरह का ज़्यादा सिक्रीशन होने लगेगा। डिफ़िकल्टी इन स्वेलोइंग, उसको कोई चीज़ खाने में भी प्रॉब्लम आती है ड्यू टू बैड पोस्चर। अब देखिए इसका ट्रीटमेंट क्या है, बेसिकली तो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है एज पर, साइज ऑफ कर्व पर एंड सिम्टम ऑफ पेशेंट्स पर, कि किस तरीके का सिम्टम आ रहा है, तो और उसके कोजेस पर कि काइफोसिस हुआ क्यों, उसका कारण क्या है, तो इन सब बातों पर आपका ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। अब देखिए अर्ली स्टेज में क्या ट्रीटमेंट देंगे हम, ये देखिए अब अर्ली स्टेज में जो हमें ट्रीटमेंट देना है, तो अर्ली स्टेज में तो हम फिजियोथेरेपी देते हैं उसको, फिजियोथेरेपी में उसको कुछ एक्सरसाइज प्रोग्राम कराते हैं, स्पाइनल मैनिपुलेशन करते हैं, हार्ड बेड रेस्ट करने के लिए बोलते हैं कि आप थोड़ा सा हार्ड बेड लीजिए, उसको बोल देते हैं कि आप चारपाई वगैरह पर नहीं सोओगे। तो हार्ड बेड से ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड कर दें, उसको कुछ दें ही ना सोने के लिए, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान रखना है। विटामिन डी चलता है पेशेंट का, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन चलते हैं, तो पेशेंट ठीक हो जाता है अर्ली स्टेज में। लेकिन अगर ये कर्व आपका बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, प्रोग्रेसिव हो रहा है थोड़ा सा कर्व, तो उसमें ब्रेसिंग वगैरह भी दी जाती है, मीन्स उसको ब्रेस लगा देते हैं, TLSO, थोरैकोलम्बर स्पाइनल ऑर्थोसिस जिसको हम बोलते हैं, और इन्फेक्टिव केस है तो उसमें भी ब्रेसिंग वगैरह लगा के उसका कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट चलता है बेसिकली। अब हम बात कर लेते हैं लेट स्टेज की, तो लेट स्टेज में क्या होता है बेसिकली, आपका अगर आपका कर्व 80 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक बढ़ गया है, तो उस कंडीशन में हमें कॉब्स एंगल पर जाना पड़ता है, तो उस कंडीशन में हमें सर्जरी करानी पड़ेगी। अब हम बात कर लेते हैं सर्जरी की, तो सर्जरी में हम क्या करते हैं बेसिकली, आपका इसको फ्यूज़ कर देते हैं, स्पाइन को फ्यूज़ कर देते हैं पीछे से, तो जो जिस इंस्ट्रूमेंट से फ्यूज़ करते हैं वो होता है आपका हैरिंगटन इंस्ट्रूमेंट। ये वाला पॉइंट मुझे ट्रीटमेंट से पहले बताना चाहिए था, लेकिन थोड़ा नंबरिंग गलत हो गई मुझसे, तो इसलिए पीछे चला गया। कोई नहीं, अभी डिस्कस करते हैं सीवियरिटी ऑफ काइफोसिस को, कि काइफोसिस की सीवियरिटी को मेज़र कैसे करेंगे। तो इसमें देखिए मेज़र करने के लिए हमें बेसिकली कॉब्स एंगल को देखना होता है, सैजिटल बैलेंस को। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको कॉब्स एंगल बताऊँगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा कॉब्स एंगल क्या होता है और किस तरीके से हम डिवाइड करेंगे इस कंडीशन को माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर में। तो इसके लिए हमें क्या कराना होता है बेसिकली, एक्सरे कराना होता है एपी और लेटरल वेव से, सर्वाइकल से लेकर के हमें सैक्रम तक एक्सरे कराना होता है, मीन्स कंप्लीट स्पाइन का हमें एक्सरे कराना होता है। अब देखिए कॉब्स एंगल बनता कैसे है, जैसे कि यहाँ पर डायग्राम बनाया गया है, ये इसकी पोस्टीरियर साइड है, ये इसकी एंटीरियर साइड है। तो यहाँ पर ये स्पाइन बनाए गए, सपोज कीजिए एग्जाम्पल लेने के लिए T1 वर्टिब्रा है, ये T11 वर्टिब्रा है। तो कॉब्स एंगल कैसे बनता है, देखिए इसके कंपैरिजन में ये वाली वर्टिब्रा सुपीरियर है और इसके कंपैरिजन में ये वाली वर्टिब्रा इन्फीरियर है। और जो वर्टिब्रा आप देख रहे हो, अगर मैं इसको यहाँ पर बनाऊँ तो इस पर ये वाली जो लाइन होती है ना, इसको कहते हैं एंड प्लेट, इसको कहते हैं एंड प्लेट। तो एंड प्लेट दो होती हैं, एक सुपीरियर होती है और एक इन्फीरियर होती है। तो ये वाली इन्फीरियर है, ये वाली सुपीरियर है। तो अब यहाँ पर देखिए ये वाली जो वर्टिब्रा है, ये इस वर्टिब्रा की सुपीरियर एंड प्लेट है, और ये वाली जो वर्टिब्रा है इसकी ये वाली सुपीरियर एंड प्लेट है। इसी तरीके से इसकी ये इन्फीरियर है और ये वाली इन्फीरियर है। तो यहाँ पर देखिए अब, तो देखिए सबसे पहले इसमें दो लाइन खींचते हैं हम, इसमें दो लाइन हम ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट लाइन जो होती है वो हमारी सुपीरियर वर्टिब्रा की सुपीरियर एंड प्लेट से होती है। तो यहाँ से हमने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी सुपीरियर एंड प्लेट की सुपीरियर वर्टिब्रा से, एक लाइन ये ड्रॉ हो गई। अब एक होती है हमारी इन्फीरियर वर्टिब्रा।
तो इन्फीरियर वर्टिब्रा की इन्फीरियर एंड प्लेट से, ये इसकी इन्फीरियर एंड प्लेट है, तो एक लाइन हमने यहाँ से ड्रॉ कर दी। ठीक, अब इन दोनों से हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर खींचते हैं। तो सपोज कीजिए यहाँ से वो परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से जाएगा, ये परपेंडिकुलर दोनों से ड्रॉ करना होता है। तो जिस पॉइंट पर ये दोनों बाइसेक्ट करते हैं और यहाँ पर जो ये एंगल बनता है, इसी को हम कहते हैं कॉप्स एंगल। तो ये कॉप्स एंगल हमारा ऐसे बनता है, इस तरीके से फॉर्मेशन करते हैं कॉप्स एंगल का। अब समझते हैं इसका यूज़, कि जो कॉप्स एंगल है किस तरीके से सीवियरिटी को बताता है काइफोसिस की। तो देखिए, अगर आपका कॉप्स एंगल 10 to 20 डिग्री है तो कंडीशन को माइल्ड मानेंगे, और यही कॉप्स एंगल अगर आपका 20 to 40 डिग्री तक आ रहा है तो ये कंडीशन मॉडरेट है, और यही कॉप्स एंगल अगर आपका 40 से ज़्यादा है तो ये कंडीशन सीवियर है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कंप्लीट होता है काइफोसिस टॉपिक। गाइज, मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ आपको, जैसे कि अभी ये वीडियोज़ आ रही हैं, तो इन वीडियोज़ में जो ये मैं नोट्स बना रहा हूँ ये बेसिकली शॉर्ट नोट हैं, लेकिन अगर आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी वीडियोस अपलोड हो चुके हैं। आपको ऑर्थोपेडिक के नोट्स चाहिए, आपको ऑर्थोपेडिक के नोट मिल जाएंगे, आपको सर्च करना पड़ेगा, प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, वहाँ से आप इजीली नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो ये जो शॉर्ट नोट्स हैं, और ये नोट्स भी आपके उन्हीं नोट्स से बने हैं। तो अगर आपको कंप्लीट नोट्स चाहिए तो आप वीडियो देखिए, वहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको ईजिली नोट मिल जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो गाइज आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग अवर चैनल VS मेडिकल क्लासेस। थैंक्स अ लॉट।